समर्थन के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का सदस्य नहीं हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो सामाजिक संगठन है। उसकी तरफ से मनोभाई राठौड़ का समर्थन करने के लिए आपके बीच में आया और मनोभाई राठौड़ का हम लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? तो इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मनोभाई राठौड़ इस चुनाव क्षेत्र में और गुजरात में जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनकी इस देश में 85% संख्या है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम 10-20 साल से कर रहे हैं। मनोभाई हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, अभी रिटायर्ड हो गए हैं। ये बहुत पुराने लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं और बिकाऊ माल नहीं है। बिकाऊ माल बहुत है मार्केट में, ये बिकाऊ माल नहीं है। इसलिए ऐसे लड़ाई लड़ने वाले जो कैंडिडेट है मनोभाई, इसकी वजह से हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करने के लिए आए हैं। और भारत मुक्ति मोर्चा कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। आप लोगों को याद होगा 6 अक्टूबर को हमने नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर गए थे। आरएसएस के विरोध में इस देश में बोलने की किसी की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। आरएसएस के लोग सारे देश भर के लोगों को डराते रहते हैं और बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग उनसे डरते हैं। हमने 3.5 लाख लोगों का मोर्चा नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लेकर जाने के लिए काम किया। केवल बयान नहीं दिया, ऐसा करके दिखाया। तो छोटी मोटी ताकत नहीं है। मैं आज, मेरी उम्र 65 साल की है। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं ये काम कर रहा हूं और लगभग 47 साल हो गए। यहां तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र भी 47 साल नहीं होगी। मतलब जब मैंने काम शुरू किया तो वो पैदा भी नहीं हुए थे। तब से हम लोग काम कर रहे हैं और इतना लंबा समय लगाकर 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल फैला हुआ है। इतना विशाल संगठन है। इतना लंबा समय लगाकर इतना बड़ा संगठन हमने इस देश में खड़ा किया और इस संगठन के द्वारा 5 मार्च 2019 को
13 पॉइंट रोस्टर आरएसएस के लोगों ने आरक्षण समाप्त करने के लिए लागू किया था। उसको खत्म करने के लिए 5 मार्च 2019 को भारत बंद करवाया था। याद कर लो, 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद करवाया था और बहुत बड़ा भारत बंद हो गया था। तो नरेंद्र मोदी को संसद में संविधान संशोधन करना पड़ा। नहीं तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी है जानते हो ना, बहुत अकड़ने वाला आदमी है। तो ऐसा सीधा किया और संसद में, मंत्रिमंडल में नहीं, संसद में संविधान संशोधन करवाया। इतना बड़ा भारत बंद करवाया। इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी संगठित शक्ति हमने पैदा की, कितनी बड़ी जनशक्ति हमने पैदा की। उसके बाद आपको याद दिलाता हूं, 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद करवाया था। सीए क्या है? ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने सारे देश भर में प्रचार किया कि ये मुसलमानों के विरोध का कानून है। जब मैं आसाम में गया और आसाम में वहां के लोगों को मिला तो मिलने के बाद ये पता चला कि 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया। जब इतने लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे। इसका दूसरा मतलब है 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे। यानी 75% SC ST OBC के लोग थे और 25% मुसलमान थे। इसका मतलब यह है कि सीए का जो कानून है ये 75% SC ST OBC के विरोध में था और 25% मुसलमानों के विरोध में था। मगर अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार किया था कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोध का प्रचार करके आरएसएस के द्वारा SC ST OBC के विरोध में कानून बनाया। SC ST OBC के लोगों को समझा रहा हूं। मैं तो हमारे SC ST OBC के लोग क्या कहते हैं, नहीं वो तो मुसलमानों के विरोध में है। पता ही नहीं उनको किसके विरोध में है। मैंने सारे देश के लोगों को बताया और 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया। तो पहला भारत बंद जितना बड़ा हुआ था 5 मार्च 2019 को, उससे बड़ा भारत बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान भाइयों ने सारे देश भर में इस भारत बंद को साथ सहयोग दिया। और जब इतना बड़ा भारत बंद हो गया, इतना बड़ा भारत बंद हो गया, नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की टट्टी निकलना बंद हो गई। तब से ये जो कानून है, पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अभी तक लागू नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर है, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत ताकतवर नेता है नरेंद्र मोदी, अब बहुत ताकतवर। अमित शाह बहुत ताकतवर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। तो वामन मेश्राम कितना बड़ा ताकतवर है समझ में?
ये समझाने के लिए बता रहा। क्यों बता रहा हूं? कमजोर लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, ताकतवर लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं यहां कमजोर नहीं हूं, आपके सामने बात कर रहा। नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला। आरएसएस के लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भाग गए। भगाने के बाद फिर यहां मनो भाई के प्रचार के लिए आया। भागकर नहीं आया, भगाकर आया। तो ताकतवर लोगों की बात जो है कह रहा हूं, इसके आधार पर अपनी बात कह रहा हूं। साथियों, इस देश में जिन लोगों की संख्या 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है। गुजरात में ब्राह्मणों की संख्या 1.5% है। 1.5% से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर आ सकता है? हो सकता है आपको कोई चमत्कार होता हो, मालूम हो। 1.5% है। 1.5% वोटों से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग ग्राम पंचायत का पंच और सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस ब्राह्मण। ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। अंग्रेजी का शब्द है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था। नॉमिनेटेड का क्या मतलब है? नामधारी। नामधारी, कामधारी नहीं, नामधारी। दिखाने के लिए ए नामधारी है। अगर नामधारी आपको समझ में नहीं आता हो तो यहां हमारी महिलाएं हैं, पहले मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, आपको समझाने के लिए उदाहरण देना चाहता हूं। गांव में शादी होती है तो अपने मित्र को एक आदमी परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है, ये औरत कौन है? ऐसी रखी हुई। कौन है? ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री। नामधारी कहने के बाद समझ में आया नहीं, उदाहरण देने के बाद समझ में आया। तो मेरी मजबूरी है। जो ज्ञान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताया गया है वो अंग्रेजी में है, मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूं। वो हिंदी भी आपको समझ में आती नहीं है, इसलिए मुझे देहाती बनना पड़ता और देहात का उदाहरण लेके समझाना पड़ता है। और समझाने के बाद आप ताली बजाते हो तो मुझे समझ में आ गया है। सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का है। समझना जरूरी है। और अगर नरेंद्र मोदी ये जो बैकवर्ड क्लास का आदमी है, इसको मैं नामधारी क्यों कह रहा हूं, तो उसका बड़ा सबूत आपके सामने पेश करता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है मैं पिछड़े वर्ग का हूं, तो पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गिनती करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि नहीं करूंगा। अरे बैकवर्ड का ही आदमी बैकवर्ड के ही विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है
ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता जो नरेंद्र मोदी ने किया। गधे से गधे आदमी को पकड़ो, ऐसा होता नहीं है। या तो गधा होता है या तो छोटा गधा होता है। काहे के लिए कुल्हाड़ी दिया? तुम्हारा पैर जो है ना, है, अपने हाथ से काटो, एक कुल्हाड़ी से काटो। तो गधा आदमी क्या कहता है? गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने ही हाथ से अपना पैर काटूं, इतना गधा नहीं हूं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गधा है? अपने ही पिछड़े वर्ग के लोगों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ये तो स्वाभाविक नहीं है। फिर कैसे किया? आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा, प्रधानमंत्री रहना चाहते हो या पिछड़े वर्ग की गिनती करना चाहते हो? नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री रहना चाहते हो तो पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करूंगा, हलफनामा दाखिल करो। आरएसएस के इशारे पर नरेंद्र मोदी ने 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बता रहा हूं। हमने पिछड़े वर्ग के लिए भारत बंद करवाया। अभी 29 नवंबर को, अभी कल वाला 29 नवंबर, आज की क्या तारीख है? 26। 3 दिन के बाद, 26 के बाद 29 नवंबर को पिछड़े वर्ग ओबीसी की गिनती के मुद्दे के लिए भारत बंद का हमने ऐलान किया। देख लेना सोशल मीडिया में। भारत बंद कर रहे, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, फिर भी गिनती नहीं कर रहा है। कुत्तों की गिनती कर रहा है। नरेंद्र मोदी कितना महान आदमी है। कुत्तों की गिनती कर रहा है, जानवरों की गिनती कर रहा है, हिंस्र पशुओं की गिनती कर रहा है। कैसे? बोलता गुजरात के जंगलों में शेर घट गए। तो हमने पूछा कैसे? गिनती किया तो शेरों की भी गिनती किया, ये घट गए हैं। यानी घटने के बाद नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका से शेर लाए और गिर के जंगल में छोड़ा। बराबर? क्या महान आदमी है भाई। साले जंगली जानवरों की बहुत चिंता है, साले इंसानों की चिंता नहीं है। इतना महान आदमी मैं दुनिया में ऐसा कोई महान आदमी देखा ही नहीं है। तो जंगलों में वो जानवरों को, शेरों को छोड़ दिया। गोविंद भाई, वो कैंडिडेट के घर में हम उस दिन रुके थे, कोडिनार में, दीप सिंह के घर में। तो दीप सिंह ने कहा मेरे घर में शेर आया था। मैंने कहा काय के लिए? बोले मेरे कुत्ते को खा के चला गया। तो नरेंद्र मोदी ने शेर तो गिर के जंगल में छोड़ा, उसके खाने की व्यवस्था नहीं की। जंगलों में जब खाना नहीं मिला तो वो दीप सिंह के घर में कुत्ता खाने के लिए आ गया। तो नरेंद्र मोदी को मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो बख्शी मंडल पंच के लोग हैं, उसकी गिनती करने के लिए नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का होने के बावजूद भी राजी नहीं। आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है और क्या कहता है? डींग हाँकने के लिए। नरेंद्र मोदी डींग हाँकने का काम बहुत ज्यादा करता है। डींग हाँकने क्या था? पाकिस्तान को घूस के मारेंगे। पाकिस्तान को घूस के मारेंगे। तो हमने पूछा, चाइना के सामने पूछड़ी क्यों छुपाते हो? पाकिस्तान को घूस के मारेंगे और चाइना के सामने पूछ क्यों छुपाते हो? यानी जो ताकतवर आदमी है उसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और जो कमजोर है उसके सामने शेर बने फिरते हो। तो ये जो लोग हैं, ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री छोड़ दिया और छोड़कर प्रधानमंत्री बन गया
तो गुजरात का मुख्यमंत्री एक बेन को बनाया, क्या नाम उसका, आनंदीबेन को मुख्यमंत्री बनाया, उसको चपरासी की तरह हटा दिया। फिर दूसरा कौन है, रूपानी। वो रूपवान है या नहीं है मुझे अभी पता नहीं है, मगर रूपानी को बनाया, ठीक है, उसको चपरासी की तरह हटा दिया। अरे 5 साल के लिए सरकार, 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री भूपा भाई, लोग बोलते हैं भूपेंद्र भाई, मैं कहता हूं भूपा भाई। अरे ये भूपा भाई जो है ये चुनाव जीतने के लिए बनाया हुआ है, चुनाव जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आदमी गुजरात प्रदेश के लिए एक ढंग का मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुन नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता, इतनी बड़ी प्रजा है, 4-5 करोड़ तो होगी, 6 करोड़ तो होगी, 6 करोड़ जनसंख्या में नरेंद्र मोदी एक ढंग का मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुन नहीं सकता, काय का प्रधानमंत्री है? एक ढंग का मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। तो इसलिए ढंग का मुख्यमंत्री ना चुनने की वजह से प्रधानमंत्री को जो देश के विकास के लिए उसका एक एक सेकंड लगना चाहिए, वो गुजरात में प्रचार के लिए घूम रहा है। अरे तुमको देश का प्रधानमंत्री बनाया, तुम्हारा एक एक सेकंड देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए लगना चाहिए। तुमने ढंग के मुख्यमंत्री ना बनाने की वजह से तुमको खुद देश का भी काम करना पड़ता है, तो गुजरात का भी काम करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी 12-13 साल मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री पद के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसका मोह नहीं छूटा। वो मुख्यमंत्री वही है और प्रधानमंत्री भी वही, दो काम संभाल रहा है। इन्हें यहां के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का काम भी संभालने नहीं देता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, ये लोग निश्चित रूप से देश के तरक्की के लिए बाधा खड़ी करने वाले लोग हैं, रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं। तो 3.5% लोग हैं जिनकी इस देश में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाई। भाजपा बनने के पहले जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण। और जब भारतीय जनता पार्टी बनाई, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई। हो गया नॉर्थ इंडिया का ब्राह्मण। और तीसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, श्रीपाद अमृत डांगे, एक कोकनस्थ ब्राह्मण, बॉम्बे का ए ब्राह्मण। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, EMS नंबूद्रीपाद, नंबूद्री ब्राह्मण। 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस, बंगाल की ममता बनर्जी, बंगाली ब्राह्मण। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां जिनकी संख्या 3.5% है, जिनकी संख्या 3.5% है, और जिनकी संख्या 3.5% है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार जिस पार्टी को 3 स्टेट में 6% वोट पड़ते हैं, वो पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी मानी जाती है। मगर इनकी तो संख्या ही 3.5 है और गुजरात में तो 1.5% है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जो लोगों की संख्या 3.5% है, उनकी नेशनल लेवल की 5 पार्टियां कैसे हो सकती है? जब शुरू में 1952 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ। और
कांग्रेस ने हमने देश को आजादी दिलाई ये कहकर वोट मांगा, लोगों ने वोट दिया। उसके बाद 5 साल उनको देखने के बाद लोगों को लगा कि लायक लोग नहीं है, इसलिए धमकाने के आधार पर उसके बाद वोट लिया, डराकर वोट लिया। फिर उसके बाद डराने धमकाने के बाद फिर इन लोगों ने गरीबों के वोटों की चोरी करने का धंधा शुरू कर दिया। वोटों की चोरी करने का काम शुरू कर दिया और वोटों की चोरी करके काम करने लगे। तो इस तरह से ये वोटों की चोरी करने के लिए इन लोगों ने ईवीएम मशीन लाया। ये ईवीएम मशीन जो है ये वोटों की चोरी करने के लिए लाई गई है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जो पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कहता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, घोटाला नहीं होता है, वो गधे है, वो गधे है। क्यों? मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट को मैंने अपनी बात कही और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मानी होनी चाहिए। देखो ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रे आप बटन दबाते हो, बटन दबाया 2 जगह वोट का रिकॉर्ड तैयार होता है, एक जगह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। सारे दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, ये सारे दुनिया के विशेषज्ञ मानते हैं। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये ट्रांसफरेबल जो वोट है इससे घोटाला होता है, उसको रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात को माना और 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में निर्णय दिया और 2019 के चुनाव में सारे देश भर में 13 लाख पेपर ट्रेल मशीन लगी, मेरी वजह से लगी, मैंने लगवाई। वोट की चोरी करने वाली जो मशीन है ईवीएम, उसकी चोरी पकड़ने वाली मशीन मैंने लगवाई। गूगल में वामन मेश्राम के नाम पर सर्च कर लेना, ये तो आपको लगता होगा अरे नरेंद्र मोदी फेंकता है, ये भी फेंक रहा है? ऐसा हमारे लोगों को, बहुत सारे जो लोग हैं ना, ऐसे लगता रहता है, तो मालूम नहीं वामन मेश्राम क्या चीज है। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं तो वकीलों को कहता है ऐसे ऐसे करने का, ऐसे लड़ने का। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मेरे से निर्देश लिए बगैर कोई लड़ता नहीं है। मैं कहता हूं ये कहना है, वो कहता है पैसा मेरे से ले रहा तो मैं कहूंगा वो ही बोलना होगा ना। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं और आप गूगल में जाके सर्च कर लेना, ये 13 लाख मशीनें, पेपर ट्रेल मशीन यानी कागज का टुकड़ा पढ़ने वाला मशीन। देखो ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ट्रांसफरेबल है। दूसरा रिकॉर्ड है आप बटन दबाते हो, बटन दबाने के बाद कागज में ठप्पा लगता है। आपने पंजे में बटन दबाया, पंजे का ठप्पा लगता है, हाथी में लगाया, हाथी का लगता है, फूल पर लगाया, फूल पर ठप्पा लगता है, खटिया पर लगाया, खटिया पर ठप्पा लगता है। लगा हुआ ठप्पे का कागज कटकर बैलेट बॉक्स में पेपर ट्रेल मशीन में गिरता है। वो टुकड़ा जिस पर सबूत लगा हुआ है आपका निशान, वो कागज वहां गिरता है। यदि
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने गड़बड़ी किया तो आपके पास अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग रिकॉर्ड, मुझे पेपर ट्रेल के कागज की गिनती चाहिए। ये ऑर्डर मैंने सुप्रीम कोर्ट से लाया 24 अप्रैल 2017 को। इसके आधार पर कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, गधे है। गुजराती में गधड़े, गधड़े क्या हो गए, गधेड़ा है। इस सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कहलवाकर जजेस ने मेरी बात को स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट है? एक कह रहा हूं, किसी की ताकत है जो कहेगी मैं गलत कह रहा हूं? कोई किसी की ताकत नहीं है। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। दूसरा आदमी क्या बोलता है? हाँ, तो चुनाव आयोग वाले लेटर रिकॉर्ड कर ले, तो चुनाव आयोग का बताओ क्या है? चुनाव आयोग की कैसे लाल किया मैंने? चुनाव आयोग वालों को करो रिकॉर्ड। चलो मैं चुनाव आयोग की बताता हूं। चुनाव आयोग वालों को मैंने पूछा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो 2014 में पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? ईमानदार हो ना तुम चुनाव आयोग वाले, हैं? बहुत ईमानदार हो, क्यों नहीं लगाया? यही सवाल पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील क्या कहा कि वामन मेश्राम ऐसे ऐसे कहता है, ऐसा ऐसा बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जज ने पूछा क्या क्या बोलता है? मैं आपको बता रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील की बात को नहीं माना, मेरे वकील की बात को माना, तभी तो मैंने जीता ना। तो चुनाव आयोग के लोग जो है अपनी जो ईमानदारी का टंका पीटते हैं ना, वो ईमानदार लोग नहीं है। चुनाव आयोग में बैठे हुए जो लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कंडक्ट करने के लिए आपकी जिम्मेदारी लगाई। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। आप बटन दबाते हो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, आपका वोट कहां गया आंखों से दिखता ही नहीं। ये पारदर्शी है। जब आपके पास कागज का बैलेट होता था तो आप देखते थे कांग्रेस पंजाब, बीजेपी फूल, और तीसरे पार्टी का नाम गधेड़ा, चौथे पार्टी का नाम और कोई। ये सब देखने के बाद आपके पसंद का ठप्पा मारते हो ना? ठप्पा मारा, देखा आपको जो चाहिए ठप्पा मारते हो, ठप्पा मारा, फिर मारने के बाद क्या करते हो? आहा, बराबर लगा, देखते ये बराबर जगह लगा। ईवीएम मशीन में बटन दबाया, कहां चला गया सब पता ही नहीं चला। मशीन में जाता है अंदर पता ही नहीं चलता किसके नाम पर चला जमा हो गया। मशीन के अंदर जब आपका वोट चला जाता है तो पता नहीं चलता कि वोट किसके नाम पर जमा हो गया है, क्योंकि मशीन के अंदर चुनाव आयोग के लोग झांकने नहीं देते, देखने नहीं देते। ये कहां गया? केवल चुनाव आयोग को देखने की इजाजत है, बाकी लोगों को देखने की इजाजत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों के प्रतिनिधियों को ये देखने की इजाजत होनी चाहिए,
मगर ये इजाजत नहीं देते हैं। इसका मतलब है ईवीएम मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी नहीं है इसका मतलब है तुम अंदर खाते में धोखाधड़ी कर सकते हो। ऐसी मशीन क्यों बनानी चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया मशीन बनाने का, तो तुमने ही गलत मशीन बनाने का ऑर्डर दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये मशीन पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसा काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग के अधिकारियों की, कमिश्नरों की जिम्मेदारी लगाई। मैं उत्तर प्रदेश में और कई जगह बिहार में चुनाव के लिए गया। चुनाव के अधिकारी मेरी बात सुनने के लिए आते और भाषण रिकॉर्ड करते। जब मैंने चुनाव आयोग के विरोध में 1.5 घंटा भाषण दिया तो वो उठ के चले जाते हैं। वो चुनाव आयोग वाले बोलते, अरे हमको गाली सुनाने के लिए तेरे को 1500 रुपए दिया है? वामन मेश्राम की गाली रिकॉर्ड करके लाए हो है? इसके लिए 1500 रुपए ले रहे हो? आना ही बंद हो गया। चुनाव आयोग ने मेरे सभा में आदमी भेजना ही बंद हो गया। अरे जो चोर होता है उसको डर होता है भाई, है? जो चोर होगा उसको डर होगा। वामन मेश्राम चोर को पकड़ने वाला आदमी है। इसके लिए मैंने पेपर टेल मशीन लगाई और चोरी पकड़ने के लिए जब मशीन लगाई तो नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा, देखा आपने 2004 में घोटाला करके ईवीएम में चुनाव जीता, आपने 2009 में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, तो हम लोगों ने आपके खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया था। और जब ऐलान किया था तो आप लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने हमको कहा आंदोलन मत करो। हमने कहा नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने कहा कि हमने 2 बार घोटाला करके किया, एक बार तुम कर लो। तो आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने कहा, कांग्रेस को कहा, आप लोगों ने 2 बार घोटाला किया और आप हमको एक ही बार घोटाला करने के लिए इजाजत दे रहे हो। कांग्रेस ने आरएसएस के लोगों को, भाजपा को कहा, नहीं हम तो 2 नंबर के लोग हैं, मगर आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप सज्जन लोग हैं, ऐसा दुनिया वालों को कहते रहते हो, तो हमने भी सोचा आप सज्जन होंगे। हमें क्या मालूम था आप भी 2 नंबरी है। हम तो कांग्रेस वाले 2 नंबरी है ही है, आप भी 2 नंबरी हो, हमें मालूम नहीं था। अगर आप भी 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हो, हमारा कोई एतराज नहीं है, करो। एक बार 2014 में जब चुनाव जीतकर आ गए, आने के बाद 24 अप्रैल 2017 को मैंने पेपर टेल मशीन लगवा दी। लगवाने के बाद नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से संपर्क किया और कहा, वामन मेश्राम ने बहुत बड़ी टांग अड़ा दिया है, ये टांग हटाओ, ये पेपर टेल मशीन की टांग हटाओ, नहीं तो हम 2019 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने कहा, सरकार तुम्हारी है, टांग हटाओ। वामन मेश्राम, सरकार तुम्हारी है ना, वामन मेश्राम की टांग हटाओ। बोलता, वामन मेश्राम की टांग बहुत वजनदार है, एक केंद्र सरकार पूरी ताकत लगाने के बाद भी हटती नहीं है, इतनी कमजोर नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, 2 बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए आपने हमें वादा किया था, ये टांग वामन मेश्राम की आप हटाओ। तो अभिषेक मनु संघवी राजस्थान के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील, तो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ 19 को, फरवरी 2019 को चुनाव था, और अभिषेक मनु संघवी ने कांग्रेस की तरफ से केस दायर किया। केस क्या था कि मैंने जो पेपर ट्रेल मशीन लगाया, अर्थात चोरी पकड़ने वाली मशीन लगाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि पेपर ट्रेल मशीन जो है उसके जगह पर
मिलान कराने का काम किया जाए, 50% मिलान किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो वोट है तो पेपर ट्रेल मशीन के 50% वोट रिकाउंटिंग नहीं किए जाए, मिलान किया जाए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अरे 100% का ऑर्डर है वामन मेश्राम का, 24 अप्रैल 2017 का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है। तुम कांग्रेस वाले 50% की बात क्यों कर रहे हो? तो कांग्रेस को, बीजेपी को मालूम ही था कि वामन मेश्राम ये मुद्दा उठाएगा, तो इसलिए रंजन गोगोई चीफ जस्टिस था, तो एक औरत को खड़ा किया भाजपा ने, रंजन गोगोई पर आरोप लगाओ कि इसने मेरा चरित्र हनन किया। याद होगा आप लोगों को, जब ऐसा आरोप लगाया तो भाजपा के आरएसएस के लोगों ने हंगामा किया कि आप पर आरोप है, आप फैसला नहीं दे सकते। तो सीनियर मोस्ट दूसरे नंबर का जज जस्टिस बोबड़े, जो दूसरे नंबर का सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और सुनवाई हुई। और सुनवाई के पहले पर्दे के पीछे खेल हुआ और रंजन गोगोई को कहा गया, आपको निर्दोष छोड़ देते हैं, ईवीएम का फैसला दे देना। तो सौदा हो गया और रंजन गोगोई ने 1% मिलान करने का ऑर्डर दे दिया। 1% से चोरी पकड़ी जाएगी। 1% का ऑर्डर दिया। और चुनाव आयोग के लोग क्या कहते थे, जो बड़े ईमानदार लोग हैं, इसे कहते हैं चुनाव आयोग के लोग, वो क्या कहते हैं, अरे रिकाउंटिंग करने से बहुत लंबा समय लगता है, लंबा समय लगता है। मार्च महीने से शुरुआत हुई चुनाव की, है? अभी मार्च महीने शुरू हुआ, मई मध्य तक चुनाव होता रहा। मार्च, अप्रैल, मई, 2.5 महीने तक चुनाव चल रहा, 2.5 महीने तक चुनाव चल रहा। और काउंटिंग करने के लिए, रिकाउंटिंग करने के लिए अगर एक दिन ज्यादा लगा तो चुनाव आयोग के लोग क्या बोल रहे हैं, ज्यादा समय लग रहा है। अबे नालायको, 2.5 महीने से तुम चुनाव चलवा रहे हो, ज्यादा समय नहीं लगा। एक दिन रिकाउंटिंग को ज्यादा लगता है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई है संविधान निर्माताओं ने, तो तुम कह रहे हो ज्यादा समय। तो तुमको संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने जल्दी रिजल्ट लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई। ऐसा कोई लिखा है संविधान में? है? जल्दी रिजल्ट लगाने की जिम्मेदारी नहीं लगाई, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की जिम्मेदारी लगाई। ईमानदारी से चुनाव करवाओ, अगर समय ज्यादा लगता है तो लगवाओ। 140 करोड़ देश के लोक संख्या का, जनता का, लोकतंत्र का सवाल है, छोटा मोटा मामला नहीं है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक दिन ज्यादा लग सकता है, मगर चुनाव आयोग ने कहा रिकाउंटिंग को ज्यादा समय लगता है। 2.5 महीना चुनाव चलाते हो, ज्यादा समय नहीं लगा है? एक दिन ज्यादा लगा, ज्यादा लग गया। इससे चुनाव आयोग की बेईमानी का पता चलता है कि चुनाव आयोग खुद इस घटिया काम में शामिल है। वो उसको जिम्मेदारी जो लगाई वो काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग में औकात है, मेरे खिलाफ केस दायर कर दे, फिर देखता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस है चुनाव आयोग के विरोध में, दूसरी केस डाल देता हूं। अगर चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ नहीं डाला तो मैं ही डालता उसके खिलाफ। अरे जिसको, जो चोर होगा उसको डर होगा। वामन मेश्राम को चोरी नहीं करनी है तो उसको डरने की क्या जरूरत है? इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना हो चाहिए। और इसके लिए आने वाले समय में 2024 को चुनाव है ना, 2023 को साल भर ईवीएम मशीन,
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के संबंध में साल भर लड़ाई लड़ी जाएगी। चुनाव आयोग के विरोध में लड़ाई लड़ी जाएगी। चुनाव आयोग के विरोध में भारत बंद करवाया जाएगा। और चुनाव आयोग के जिन लोगों ने मेरा भाषण रिकॉर्ड किया, मैं चाहता हूं चुनाव कमिश्नर को दिखाया जाए। मेरे से कोई मदद चाहिए तो ले ले। वो वामन मेश्राम का है, देखता ही नहीं। चुनाव आयोग के लोग वहां छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखता ही नहीं, उनको मालूम है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि ये लड़ाई ईमानदारी से चुनाव की लड़ाई लड़ने का मामला है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा, आपके सही और सच्चे प्रतिनिधि चुनकर नहीं जाएंगे। सही और सच्चे प्रतिनिधि अगर चुनकर नहीं जाएंगे, आपकी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखो, अभी आपको पता है महंगाई क्यों बढ़ी है? पता? हमारे लोगों को कुछ पता नहीं। क्यों मालूम महंगाई क्यों बढ़ी जाती? सरकार ने, बीजेपी ने व्यापारियों को कहा चुनाव के लिए चंदा चाहिए, तो व्यापारियों ने कहा दो शर्तें। कहा क्या उनसे? महंगाई बढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए, पहली शर्त। जनता को लूटने की इजाजत होनी चाहिए। कहा क्यों? अरे तब तो हमारे पास पैसा आएगा, तब तो हम आपको पैसा देंगे। हमारे पास कहां है? नोट का छापने का कारखाना है क्या? व्यापारियों ने सरकार बीजेपी को कहा ये जो महंगाई है, ये सरकार को चुनाव फंड देने के लिए महंगाई हो रही है। जनता को लूटने का अधिकार दिया सरकार ने। सरकार के पास महंगाई रोकने के सारे अधिकार है, अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। क्यों? वो जनता को लूटने के लिए सरकार ने इजाजत दी, इस वजह से महंगाई बढ़ी। और जो पैसा इकट्ठा होता है, दूसरी शर्त 50% चुनाव चंदा देंगे, 50% हमारे पास रखेंगे। इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है। ये हमारे लोगों को पता नहीं है ये महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। इसलिए ये चुनाव समाप्त होने के बाद खत्म हो जाएगी तो पैसा मिल जाएगा उनको। इसलिए हमें ये समझना होगा कि ये जो लोग है, ये लोग इस तरह का सरकार चलाने वाले लोग जो है, इनसे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहने का एक ही तरीका है, मनु भाई को आने वाले चुनाव में चुनाव जितवाओ। चुनाव जितवाने का बहुत सिंपल तरीका बताकर बात समाप्त कर देता हूं। यहां जितने लोग हैं, हर एक आदमी के 10 रिश्तेदार होते हैं और 10 लोगों का मित्र परिवार होता है। 20 हो गए तो 10 रिश्तेदारों को टेलीफोन करो और कहो अपने अपने 10 लोगों को मुझे टेलीफोन नंबर और नाम बताओ। उनको टेलीफोन करो और मित्रों को कहो तुम्हारे 10 लोगों को एक एक के दो। अगर ऐसा टेलीफोन करने का, इतने बैठे हुए जितने लोग हैं ना, इन्होंने अगर टेलीफोन किया, इतने लोगों के वोट पड़ेंगे मनु भाई को कि मनु भाई की झोली फट जाएगी। हर भरा कर वोट पड़ेंगे और मनु भाई को जितना वोट जीतने के लिए चाहिए उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद फट के बाहर निकलेगा, इतना वोट मिलेगा। सिंपल तरीका है। वो लोग अभी 12,000 करोड़ रुपया बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए फंड दिया है। 12,000 करोड़ केवल गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा का 12,000 करोड़ का। कहां से आता है भाजपा के बाद पैसा? 12,000 करोड़। आरएसएस के लोग कहते बहुत ईमानदार लोग है? ये चोर लोग है। राष्ट्रवादी कहते अपने को, ये चोर लोग है। ये चोरी करते हैं, उनसे चंदा लेकर के ये चोरी करने वाले लोग हैं। ये राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या है कि राष्ट्रवादी है? हम जानते हैं कितने राष्ट्रवादी है।
इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जीतने के लिए आपको पहल करनी चाहिए और आपकी लड़ाई लड़ने वाला आदमी विधानसभा में पहुंचाने का काम आपको करना चाहिए। ये लोग चुनाव के एक दिन पहले क्या बोलते हैं, अरे मनु भाई चुनाव जीतने वाले नहीं है, हारने वालों को वोट देने से वोट फालतू बेकार करते हो, काहे को कर रहे हो, ये तो हार जाएगा। हारने वालों को वोट दोगे तो आपका वोट जो है बेकार जाएगा। अरे वोट बेकार जाने वाली चीज नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। वोट कभी भी बेकार नहीं जाता। क्या होता है, तुमने वोट दे दिया, काउंट होता है 6% वोट, 8% वोट, 11% वोट, 20% वोट जमा होता है, वेस्ट नहीं जाता, खराब नहीं होता। और जब हारा हुआ आदमी के पास आप अपनी केस लेकर जाते हो और बताते हो कि मदद करो मनु भाई, तो मनु भाई इंस्पेक्टर को टेलीफोन करता, हेलो हेलो इंस्पेक्टर, हेलो, वो बोलता है कौन बोल रहे हो, मनु भाई, कौन मनु भाई है, कौन मनु भाई, और 20% वोट वाला, सर 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 बोलिए सर, क्या करे सर, बोला बदला, वोट फालतू नहीं जाता। समझ में आया क्या, आपको कितना % वोट पड़ा ना, उसके हिसाब से आपका वजन तोलते हैं और इंस्पेक्टर उसकी बात सुनता है, अधिकारी उसकी बात सुनता है। समझ रहे हो, वोट जाया नहीं जाता, वोट फालतू नहीं जाता। जो ऐसा कहते हैं चुनाव के एक दिन पहले, समझो तुम लोगों को हवा में उड़ाने का कार्यक्रम बना रहे, बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। एक दिन पहले आपके वोटों को खरीदने के लिए आते हैं, ध्यान रखना। अगर आपने अपने वोट को खरीदा तो तुम्हारे मां, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत बेच रहे हो, वोट नहीं बेच रहे हो। चुनाव के बाद जिसको तुमने वोट बेचा वो ताकतवर बन जाता है। जो ताकतवर बनता है वो बाद में तुम्हारे मां, बहन, बेटी, बहू के ऊपर बलात्कार करता है, चिल्लाते हैं, मेरे बहू पर, बेटी पर, मां पर बलात्कार हुआ, फिर चिल्लाते हो। तो चिल्लाने का क्या मतलब है, पहले खबरदारी लो। वोट बेचने का मतलब है अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती, इज्जत बेचने का काम है। तो इसलिए एक खबरदारी लेनी चाहिए, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अरे वोट एमएलए चुनने का, एमपी चुनने का अधिकार नहीं, वोट का अधिकार एमएलए एमपी चुनने का नहीं, शासक चुनने का नहीं, शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन तुम समझ लोगे कि वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है, तो शासक बनने के लिए इस्तेमाल करोगे। ये करते आना चाहिए। उसके लिए चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने की जरूरत नहीं। उसके लिए केवल समझदारी की जरूरत है। कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाओ, अपने लोगों के समर्थन में वोट डालो, बहुमत से वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा सारे देश भर में कर लो। अरे 100 में 85% हमारे लोग हैं। 6247 जाति के टुकड़ों में उन्होंने बांटा। अंग्रेजों को कहते थे अंग्रेज बांटो और राज करो का सिद्धांत पर काम करते हैं। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए थे। ब्राह्मणों ने 1703 शेड्यूल कास्ट के टुकड़े, 801 आदिवासियों के टुकड़े, 3743 जाति के टुकड़े, पिछड़े वर्ग के टुकड़े, तीनों मिलाकर 6247 टुकड़े। अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए। अंग्रेज खतरनाक है कि ब्राह्मण खतरनाक है?
3100 गुना ब्राह्मण खतरनाक है। ध्यान रखजो, ध्यान रखजो। बराबर है गुजराती? हाँ। और अगर आपने ध्यान रखा तो अपने पीढ़ियों का, अपने खानदान का, अपने आने वाली नस्लों का आप लोग ख्याल रखोगे। इस आशा और विश्वास के साथ मनु भाई को आप वोट देंगे, उसकी तैयारी करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी। आभार।